माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में फिलहाल पाठ चालू कर रखे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अलग अलग स्थानों में राशियों में प्लेस होने से हम लोगों को कुंडली में कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग शुक्र ग्रह के फलों को समझें और उसके अनुसार फलादेश में उसको किस तरह से लगाएं। तो हमेशा हर पाठ में मैं बताता हूँ, क्योंकि ग्रहों के पाठ चालू कर रखे हैं तो आपको उस स्थान के कारक, उस स्थान के कारकत्व, कारक ग्रह, राशि के कारकत्व और नक्षत्रों के कारकत्व और नक्षत्रों के स्वामी, इन सब का डिटेल में अगर पूरी जानकारी करनी है तो अलग अलग पाठ मेरे पोस्ट किए हुए आप उनको जाके सुन सकते हैं। ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो यहाँ पे बात हम लोग सम्मिलित फलों की कर रहे हैं, तो पूरी तरह या पूरी डिटेल में उनकी जानकारी इन पाठों में नहीं होगी। कुछ तत्व हम लोग उस ग्रह के अनुसार मिलाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे पाठों का या पूरी कुंडली का अगर अध्ययन करना हो तो सब ग्रहों का मिक्सिंग फलादेश होता है, सबको मिला के सम्मिलित करके और हम लोग जो फलों को प्राप्त होते करते हैं वो किसी एक ग्रह से नहीं हो सकता। तो सब ग्रह की चर्चा करेंगे लेकिन वो अलग अलग करेंगे। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक ही पाठ में सब ग्रहों को मिला के कभी कोई चर्चा, इतने बड़े वीडियो बनाना या कंटिन्यू बोलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते भी हैं कि मैं पहले से कोई भी पाठ लिख के आपको कभी बताने का कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब निरंतर अभ्यास में इंसान करते रहता है तो वो उसके दिमाग में इस तरह से सेट हो जाती है कि उसको कोई पुस्तक पढ़ने की या कुछ और कोई चीज़ लिख के बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो सब उसके दिमाग में फीड रहता है। आप भी कोई भी वर्क को कोई आदमी कंटिन्यू 20-25 साल 30 साल से कर रहा है तो उसको वापस बुक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब वही काम उसको करना हो तो। हालांकि ये अलग बात है, मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर या कोई ज्योतिष नहीं हूँ और न मैं कभी कोई ये सब चीज़ से अर्निंग करने का कोशिश मैंने की है, न आज तक की है और न आगे करने की मेरी कोई इच्छा है। मेरा मोटिव इतना ही है कि ग्रहों को हम लोग कैसे समझें, जिस तरह का भय का वातावरण या जिस तरह की बातें बताई जाती है और जिस तरह से हम लोग भ्रमित होते हैं उस भ्रम से कैसे निकले। ग्रह कोई हम लोगों की कुंडली में प्लेस होके या जन्मपत्री में जिस तरह से ग्रह हम लोगों को मिलते हैं, हम लोगों का कोई अहित करने के लिए नहीं मिलते। कोई भी ग्रह देव तत्व है, जिनको देवता के तत्व बोला जाता है, जिसको जिनकी ज़रूरत है पृथ्वी पे हर जीव का भला करने के लिए, उसका उत्थान और पतन करने के लिए, तो वो बुरा कैसे हो सकता है। बुरे तो हम लोगों के अपने प्रारब्ध और कर्म है जिसके अनुसार हम लोग फलों को ग्रहण करते हैं, वो हम लोगों का बुरा नहीं करते हैं। तो चलिए शुक्र ग्रह की चर्चा करते हैं। तो शुक्र ग्रह सबसे पहले तो लग्न, अगर मेष कोई भी लग्न हो तो लग्नाधिपति को आपको किसी भी ग्रह का फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको लग्नाधिपति का प्लेसमेंट, लग्नाधिपति का कैसा स्थिति है आपका कुंडली में, उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बाकी सब प्लेसमेंट या बाकी सब ग्रह या बाकी सब स्थान आपको वो भोग प्राप्त करवाते हैं, आपको वो वस्तुएं या आपको वो चीज़ या आपको वो रिश्ते या गुरु प्राप्त करवाते हैं। लेकिन किसको? आपको कौन? मतलब लगन। तो लगन आपका स्वस्थ होना जरूरी है, बली होना जरूरी है, जिससे आप उन प्राप्त भोगों को भोग सके। ऐसी क्वालिटी आपको होनी जरूरी है। हालांकि मंगल के पास मैं पोस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मेष लगन का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है, तो उनको आप सुन लीजिए। शुक्र ग्रह अगर तीसरे स्थान में विराजमान हो तो कैसे फल आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी ग्रह की प्रिडिक्शन करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस ग्रह का राशियों के अनुसार उनको स्वामित्व उस लगन में कौन सी राशियों का है। तो राशियों के हिसाब अनुसार अगर हम लोग देखें तो शुक्र ग्रह को 7वां स्थान और दूसरा स्थान मेष लगन में प्राप्त होता है।
तो दूसरे स्थान से क्या देखते हैं वो भी आपको पता है, सातवें स्थान से क्या देखते हैं वो भी आपको पता है। यहाँ एक छोटे से रूप में चर्चा कर लेते हैं कि परिवार, धन, वाणी, कुटुंब दूसरा स्थान, और पार्टनरशिप, रोजगार, बिजनेस और पति पत्नी, ये सब सातवां स्थान। तो अगर सातवें स्थान का स्वामी अगर आपके तीसरे स्थान में विराजमान है तो सातवें स्थान के सुख आपके पराक्रम के द्वारा आपको प्राप्त होंगे, और अपने स्थान से जब वो नवम में विराजमान होता है तो उसके फलों को भी बढ़ाता है, जैसे भाई बहन हो, पराक्रम हो या नौकर चाकर हो, तो ये सब फलों में भी वो बढ़ोतरी करते हैं। अब भावाश्रय फल अगर आप लोग फल दीपिका में जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे तीसरे स्थान में शुक्रदेव विराजमान होने से कुछ अच्छे फल के बारे में नहीं बताया गया। वो उसी अनुसार आपको समझना पड़ेगा कि जो बताया गया है वो सही है या जो सम्मिलित पर चर्चा हम लोग लग्नानुसार कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि कहीं पे श्लोक की कुछ और व्याख्या मिलती है और कहीं पे कुछ और मिलती है। कहीं पे ये भी मिलती है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से अगर नवम स्थान में बैठा हो वो ग्रह तो वो अच्छे फल प्रदान करता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन बातों को अगर हम लोग अभ्यास के बिना अगर हम लोग फल करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फल देने वाले में भी होती है, फल सुनने वाले में भी होती है। और इसीलिए हम बोलते भी हैं हमेशा कि आप फलादेश वाले लेवल पे जब पहुंचो ना, उसके पहले आपका अभ्यास बहुत अच्छा होना जरूरी है। नहीं तो फलादेश या फल कथन में बहुत सी त्रुटियां और बहुत सी भूल होना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन उस भूल की वजह से जो सामने वाले को, जो सुनने वाले को तकलीफ होती है या जो बताने वाला है उसको भी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कोई ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो है नहीं कि संपूर्ण हो, जो किताबों में लिखा हो उसी अनुसार हो। इन सब में आपकी गुरु का ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान और आपने अभ्यास कैसा किया है, कितनी कुंडलियों पे आपका रिसर्च है, कितनी कुंडलियों पे आपने अंशानुसार, बलानुसार, दिशा बल अनुसार उसको समझने का कोशिश किया है, यह आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। हमारा यही कहना है, मिथुन राशि पे जब शुक्रदेव तीसरे स्थान पे विराजमान होते हैं तो अच्छे फलों की प्राप्ति करवाते हैं। आपके घर में, परिवार में बहनों की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, मतलब मेल और फीमेल भाई बहन की जब चर्चा हो तो फीमेल ज़्यादा हो सकती है। आपके पराक्रम में वृद्धि तो ये करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके पराक्रम दिखाना जैसी मानसिकता आपकी नहीं रहेगी। आप पराक्रम के द्वारा बहुत ज़्यादा धनी भी हो सकते हैं और पराक्रम के द्वारा बहुत ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो उसके बाद में शुक्रदेव देखिए दूसरा स्थान का भी स्वामित्व मेष लग्न में शुक्रदेव को प्राप्त है, और वो अगर अपने स्थान से दूसरे बैठते हैं तो भी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो दूसरा स्थान भी यहाँ पे पुष्ट होता है, उस स्थान को भी ये बल प्रदान करेंगे। अपने पराक्रम के द्वारा अपने कुटुंब का भरण पोषण हो, अपने परिवार की स्थिति को उन्नत करने का कोशिश हो, ये सब काम भी शुक्रदेव यहाँ पे करवाएंगे। शुक्रदेव एक शुभ ग्रह है और शुक्रदेव भोग के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है। भोगों को जुटाने में जितना शुक्र आपको बल देता है, जितना शुक्र प्रधान है भोगों के लिए, उतना दूसरा कोई ग्रह नहीं होता है। तो उनकी स्थिति अगर अच्छी हो तो सब भोगों को प्राप्त करवाता है आपको, और उस भोगों को प्राप्त करके उसके बाद में मोक्ष को प्राप्त होता है इंसान। जो भी इंसान इस धरती पे आया है भोग भोगने के लिए ही आया है। अब उस भोग की प्राप्ति कैसे होगी, किस तरह के भोग आपको प्राप्त होंगे, ये डिसाइड करना शुक्रदेव का काम है। तो शुक्रदेव की स्थिति आपको कुंडली में हमेशा ही देखनी पड़ेगी कि आदमी भोगों को कैसे भोगेगा, कैसे भोग प्राप्त करेगा, और किस तरह से उसकी दिनचर्या इस पृथ्वी पे गोचर होगी, हम लोगों को नजर आएगी, या वो अपनी कंडीशन में कैसे रहेगा, ये सब शुक्रदेव डिसाइड करता है। शुक्रदेव, जैसा कि मैं हर पाठ में बोलता हूँ, बलानुसार अगर बात की जाए तो विषम राशि में है। विषम राशि में होने की वजह से प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे
उसके बाद में 6 से लेकर 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे। 12 से लेकर 18 अंश तक युवावस्था में ग्रह रहेगा। 18 अंश से 24 अंश तक वृद्ध अवस्था में रहेगा और 24 अंश से 30 अंश तक वो मृत अवस्था में वो ग्रह रहेगा। और उसी अनुसार आपको वो अपने बल के द्वारा आपको फल प्राप्त करवाएगा। प्रथम 6 अंश और लास्ट के 30 अंश मतलब 24 अंश से 30 अंश तक और 0 से 6 अंश तक बाल्यावस्था वाले ग्रह बहुत कम फल आपको प्रदान करते हैं। और कुमार अवस्था वाले और वृद्ध अवस्था वाले मृत और बाल्य अवस्था वालों से डबल फल प्रदान करते हैं। युवा अवस्था वाले ग्रह आपको पूर्ण फल प्रदान करते हैं। ये हो गया अंशानुसार ग्रह का बल जो पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन ये इसी हिसाब से जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसी अनुसार अगर आपको फल प्रदान करते हैं, ये डिसाइड आपको करना है। आपको अपनी बुद्धि और विवेक और अभ्यास के ऊपर डिसाइड करना है कि ये फल आपको देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अभ्यास के बिना बहुत मुश्किल है फल कथन कहना। अगर आपकी कुंडली 12 अंश की है या 30 अंश की है या 28 अंश की है, तब ये सब फल कथन करने में ये सब जो अंश है बहुत चेंजेज आ जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी फलादेश करो आप, तब आपका अभ्यास बहुत अच्छा होना जरूरी है। अनेक तरह तरह की कुंडलियों पे अभ्यास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फल कथन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि तीसरे स्थान का कारकत्व मंगल देव को प्राप्त है और आपके लग्न अनुसार भी मंगल देव ही लग्नाधिपति है, तो मंगल देव को आपको आपकी कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंगल देव कहाँ प्लेस है, उसका बल कैसा है, वो आपको फल कैसे प्रदान कर रहे हैं, उसी अनुसार शुक्रदेव भी फिर आपको फल प्रदान करेंगे। शुक्रदेव सुख के कारक है, शुक्रदेव भोगों के कारक है। भोग भोगने के लिए आपके अंदर बल कैसा रहेगा। अब पराक्रमी तो आप होंगे, लेकिन अगर मंगलदेव कमजोर हो और कारक तीसरे स्थान के मंगलदेव है, तो फिर शुक्र कौन सा पराक्रम करवाएंगे आपसे। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपका अभ्यास कैसा होता है, क्योंकि इसको डिटेल में समझने के लिए सब ग्रहों को देखना पड़ेगा। बात इसकी यही है कि जहां पे ये बोला जाता है कि शुक्रदेव तीसरे ग्रह में कोई अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं, उसी को समझने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या सही में फल प्रदान अच्छे नहीं करते हैं। लेकिन मेष लगन में अगर शुक्रदेव की बात की जाए तो वो कोई खराब फल प्रदान नहीं करते हैं, अच्छे ही फल प्रदान करते हैं। अब अगर शुक्रदेव 0 अंश से लेके 6.40 डिग्री तक हो तो वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र में अगर शुक्रदेव तीसरे स्थान पे विराजमान है तो आपकी प्रवृत्ति भोगों के प्रति ज़्यादा रहेगी। आप फैशन के प्रति ज़्यादा कुछ उत्साहित रहेंगे। अलग अलग नई नई फैशन जो मार्केट में आएगी उसको अपनाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। और कुछ मतलब जैसे कपड़ों के साथ बहुत आदमी डेली सेंट वगैरह यूज करता है, ये सब प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा आपके अंदर नज़र आएगी। और उसके बाद में 6.40 डिग्री से लेके और 13×6 = 20 डिग्री तक, 6.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक अगर शुक्रदेव मिथुन राशि में तीसरे स्थान पे है तो वो आद्रा नक्षत्र में होगा। आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे आद्रा नक्षत्र के अगर कारकत्वों की बात करें तो ऐसा कुछ भी कारकत्व है ज़्यादा कोई अच्छी मात्रा में नहीं है जो शुक्रदेव को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी तकलीफ वाली चीज़ें रहेगी। पहली बात तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में राहु देव का प्लेसमेंट कैसा है, राहु ग्रह किस स्थिति में है, कैसा फल आपको प्रदान कर रहे हैं और कौन से नक्षत्र में विराजमान है। अब कुछ कारकत्व अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे शुक्रदेव आपको कुछ अलग दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव की सुंदरता तो आपके चेहरे पे रहेगी, आपकी आंखों में रहेगी। कुछ हिप्नोटाइज टाइप का या कुछ ऐसा कोई क्षेत्र जो जादू वगैरह से संबंधित हो या मतलब दूसरे को वशीभूत करने वाली क्रियाएं हो, उस लाइन में आपका इंटरेस्ट हो सकता है या जा भी सकते हैं। बाकी ग्रह अगर सपोर्ट करे, अष्टम स्थान सपोर्ट करे, तो वैसी लाइन में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, उस लाइन में आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जाते हैं। और आद्रा नक्षत्र में अगर शुक्रदेव है तो उस लाइन के प्रति आपकी थोड़ी ज़्यादा इच्छाएं या ज़्यादा मतलब जानने की क्रियाएं
आपके अंदर हमेशा विराजमान रहेगी। कुछ न कुछ अंश उसका रहेगा कि हिप्नोटाइज्ड क्या है, दूसरे को कैसे वशीभूत किया जाता है, तंत्र मंत्र क्या है, और धार्मिक क्रियाएं उनकी तरफ कुछ ज़्यादा आकर्षित यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव बैठ के 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कोई भी ग्रह 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा ही, लेकिन इनकी दृष्टि 9वें स्थान पे जाके पड़ती है। तो जब कोई भी ग्रह 9वें स्थान को, और वो शुभ ग्रह अगर है, तो उस स्थान के बलों को बढ़ाते। गुरु ग्रह की प्लेसमेंट भी अगर अच्छी हो और गुरुदेव का फल इस कुंडली में अगर अच्छा मिल रहा हो, उसके अंशानुसार, उसके प्लेसमेंट के अनुसार, तो यहाँ पे शुक्रदेव फिर 9वें स्थान को, आपके भाग्य को, आपके पिता की तरक्की को, आपके पिता के नाम को, आपके धर्म स्थान को बहुत ज़्यादा पुष्ट करते हैं। आदमी धार्मिक होता है, आदमी मंत्र, ध्यान, साधना, कथा, भागवत, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। धार्मिक कार्य, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक आयोजन, ये सब चीज़ों में कुछ उसकी अनुभूति या कुछ उसका मतलब मेल मिलाप, या वैसे आदमियों के साथ उठना बैठना, उसके अंदर कुछ अजीब सी भावना उस धर्म क्षेत्र के प्रति कुछ ज़्यादा उत्साहित करने वाली होती है। और राहु देव का प्लेसमेंट भी अगर अच्छा हो तो फिर वो मात्राएं कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो तंत्र मंत्र टाइप के लाइन में भी उसका इंटरेस्ट जागृत हो सकता है। उसके बाद में 20 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि पे शुक्रदेव का प्लेसमेंट रहेगा, पुनर्वसु नक्षत्र में। और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त। पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में आदमी, जिसका भी पुनर्वसु नक्षत्र हो, उसके कारकत्वों की अगर बात करें तो शुक्रदेव के साथ सम्मिलित होने वाले कारकत्व ऑलमोस्ट 90% है। जैसे सचरित्र का होगा आदमी, आदमी दानी होगा, आदमी सत्यवादी होगा, आदमी अपने धर्म के प्रति आस्थावान होगा, धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, या उसी से संबंधित कोई काम भी उसका हो सकता है। किसी के भी धन को कोई भी लालच की दृष्टि से और की दृष्टि से नहीं देखेगा, अपना धन अपने पराक्रम के द्वारा ही प्राप्त करेगा। किसी के धन को हरने की प्रवृत्ति ऐसे जातकों में नहीं होती। तो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर शुक्रदेव मिथुन राशि पे 3रे स्थान पे विराजमान हो तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और आदमी अपनी धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से ऐसे इंसानों को देखा जाता है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए। 100% आंसर दे रहा हूँ अभी तक, आगे भी यही कोशिश रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।